सही है। अच्छा महबूब, आज थोड़ा सा लेक्चर होगा शॉर्ट, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ है, क्योंकि आज सारी की सारी बेसिक चीज़ हमारी कवर अप हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करवाऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो हमारी चीज़ तकरीबन, अगर आपको ये हमारा कमेंट भी है, डेटा टाइप भी हो गया, ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, अरे, कीवर्ड, स्क्रीन स्कैनर। शेयर नहीं आती। अच्छा सॉरी, एक मिनट। किधर है, किधर हो आप? ठीक है, अब शेयर हुई है। जी अब हो गई है। अच्छा, ये देखें, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ें भी कर दी हैं। अब ये हमारा लेट और लेज़ी वाला आगे रह गया है, और नल सेफ्टी भी हो गया, असर्शन ऑपरेटर भी हो गया, एलओएस भी हो गया है। और हमारे कंट्रोल फ्लो में ये वाली चीज़ें भी हो गई हैं, लूप्स भी हो गया है, और हमारा रेंजेस भी हो गए हैं, कंटिन्यू ब्रेक भी हो गया है। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शन वाला ना। फंक्शन में हमने देख लिए थे इसके सिंटैक्स, फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल देखी थी, सिंगल पैरामीटर देखा था, और रिटर्न फंक्शन देखे थे, फिर उसका शॉर्ट फंक्शन देखा था। अब आगे हमने आर्गूमेंट वाले फंक्शन देखने हैं, और कॉटलिन वाज वाला देखना है, रिवर्स, और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हम मज़ीद आगे फर्दर देख रहे हैं। तो आज के दिन में हमारा तकरीबन ये बेसिक वाला कोर्स कवर हो जाएगा। तो ये है। तो आप थोड़ा सा कल वाला रिपीट करेंगे कि हमने कल क्या किया था? कल हमने फंक्शन से स्टार्ट किया था। फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को जी। जब हम लिख रहे होते हैं उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी डेटा टाइप होगी, उसको कैसे लिखते हैं। फिर फंक्शन को जब कॉल कर रहे होते हैं उसको आर्गुमेंट जो पास करना होता है उसका हमने देखा था, शार्टर फंक्शन देखा था। और हमने साहब कीवर्ड वगैरह भी देखे थे। हाँ, कीवर्ड हो गया, नेमिंग कन्वेंशन होगी उसकी, उसके अंदर जो क्लास इंटरफेस हो गया उसको हमने पास्कल केस में लिखना था। फंक्शन हो गए, वेरिएबल हो गए, उनको हमने कैमल केस में लिखना था। जो कांस्टेंट थे, इनम थे, उसको हमने अपर केस के अंदर और उसको अंडरस्कोर के साथ डिफरेंशिएट करना था। ठीक हो गया। और हमने और क्या चीज़ की थी इसमें? उसके अंदर हमने ये देखा था, कीवर्ड, हार्ड कीवर्ड और सॉफ्ट कीवर्ड देखे थे। हम्म। जो हार्ड कीवर्ड है उसको हम यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन नहीं होते, वो सिस्टम डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं सिस्टम लैंग्वेज के। जिस जी। तरह क्लास हो गया, प्रिंट एल फंक्शन हो गया। सही हो गया। और जो यूज़र डिफाइन आ जाते हैं, तो वो आपके पास सॉफ्ट वाले आ जाते हैं, लाइक लेट, वार, इस तरह के। जी और और क्या चीज़ थी? यही था। ठीक। और जो मैंने पहले आपको नेमिंग असाइनमेंट कन्वेंशन कीवर्ड था। ठीक, सही हो गया। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो ट्राई की थी? क्योंकि आज मैं कर रहा था जो पिछले से, इससे जो पिछला लेक्चर हुआ उससे पिछले लेक्चर वाली असाइनमेंट कर रहा था। तकरीबन वो आज होने वाली थी एंड। तो इस तरह क्योंकि लेक्चर्स जब स्टार्ट होते हैं रात को देर से, तो फिर मेरी आदत ये होती है जैसे नमाज पढ़ के मैं असाइनमेंट करने लग जाता हूँ, फिर इस तरह आपकी मीटिंग जैसे ठीक, लिंक आता सही है है। फिर अटेंड कर। मतलब आप असाइनमेंट कर रहे हैं, पूछने का मतलब ये है। असाइनमेंट भी कर रहा हूँ, उसको गिटअप पे लोड कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, बेस्ट है, बस बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल की है ना। तो प्रैक्टिकल ज़्यादा आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है। अब हम फंक्शन को देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, कि फंक्शन में हमारे पास मज़ीद, फंक्शन में हमारे पास और ये चीज़ है कि हमारे पास फंक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। कि एक हमारे पास आ जाते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट टाइप आती है, फिर एक हमारे पास आ जाती है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, और फिर हमारे पास एक आ जाती है जी नेम आर्गूमेंट। क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल आपके पास फंक्शन आते हैं, तो मल्टीपल फंक्शन की मल्टीपल आगे टाइप्स हैं, कि हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने पीछे पढ़ा था,
तो वो हमारे पास लाइक हमारे डिफ़ॉल्ट वाले जो आर्गुमेंट होता है वो चीज़ होती है। अब हम आगे जो इसकी पहली टाइप आती है वो हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट आता है। और पोजिशनल आर्गुमेंट हमारे पास हर लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है और ये आपकी पोजीशन बेस पे होता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आपने पैरामीटर में स्ट्रिंग रखा हुआ है और सेकंड पैरामीटर आपने इंट रखा हुआ है, तो आपने इसी पोजीशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को डिफाइन करना है, आर्गुमेंट पास करने हैं, पैरामीटर पास करने हैं। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पोजीशनल आर्गुमेंट की हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि पोजीशन आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पे ये कि हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट इन्फो का, और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे नेम है, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, हमने चीज़ पढ़ी थी कि पैरामीटर क्या होता है, जो हम मेथड के अंदर लिखते हैं वो पैरामीटर होता है। जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे और उसको वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारे पास आर्गुमेंट बन जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो आर्गुमेंट यहाँ पैरामीटर हमारे पास स्ट्रिंग है और दूसरा पैरामीटर इंट है। तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट भी यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट पास करना है। तो वहाँ पे नीचे नोट भी ये लिखा हुआ है कि आप देखो तो नोट, और जो दूसरा है वो पोजिशनल पैरामीटर है नेम एंड एज फंक्शन का। अगर वो कहते हैं कि अगर हम इसके रिवर्स करेंगे, रिवर्स इन सेंस कि यहाँ पे हम टू लिखेंगे और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे और रोड लिखेंगे, तो वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा, वो हमें एरर थ्रो कर देगा क्योंकि हमने उसकी पोजीशन को ही चेंज कर दिया है। सो अगर पोजिशनल ये आर्गूमेंट, सेम अगर ये सेम डेटा टाइप के हों फिर तो एरर भी नहीं आएगा, फिर इसके पोजिशनल आर्गुमेंट के पता भी नहीं चलेगा। हाँ फिर नहीं पता चलेगा अगर सेम आर्गूमेंट है, सेम आर्गूमेंट में आपके सेम पास डेटा इशू, टाइप है। हाँ मतलब सेम डेटा टाइप में आपके पास इशू नहीं आएगा क्योंकि सेम आर्गूमेंट है तो मतलब सेम आपके पास स्ट्रिंग वगैरह जाती है। ये उस केस में आपके पास इशू आ जाता है जब आपकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। वो फिर लॉजिकल इशू होगा ना। नहीं लॉजिकली, जी लॉजिकली आपका आएगा, लॉजिकली आपका आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे हमारे पास है जी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमारे पास ये है कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लाइक हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। अब अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, पोजिशनल वाला, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वो है जो आप पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हो कि हाँ भाई अगर ये चीज़ नहीं है तो ये वाली चीज़ उसकी वैल्यू को असाइन हो जाए। अब इसकी मैं इंग्लिश पढ़ाने से बेहतर है कि आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चीज़ एक चेक करो तो हमने यहाँ पे ये इसका एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, ये इसका फंक्शन है जिसमें हमने स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स वाई जी। और हमारे पास इंट एक डेटा टाइप है और उसकी भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल चेक करो तो इस एग्जांपल में देखो तो मैंने उसको वैल्यू पास दी हुई है, ठीक है, उनको आर्गूमेंट, दोनों आर्गूमेंट दिए हुए हैं। तो हमारे पास यही वाला मतलब यही वाले पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे। और जब आप उसको कोई वैल्यू भी नहीं दोगे, अब आपने यहाँ पे सिंपल जस्ट आपने खाली छोड़ दिया है, तो खाली का ये मतलब है कि आपने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं की, वैल्यू नहीं पास की तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे एक्स वाई जी और 18 आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट आर्गूमेंट में यही एबिलिटी है कि हमने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है अगर यूज़र उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता। फिर सेम एज इट, ऑप्शनल हो जाएगा फिर ये। ऑप्शनल है। फिर एज इट हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा तीसरा है कि तीसरे में हमने एक वैल्यू दे दी और दूसरी वैल्यू नहीं दी, तो हमारे पास कंपाइलर एरर नहीं फेंकेगा। क्यों नहीं फेंकेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटाओगे और यहाँ पे आप वैल्यू नहीं दोगे, वो आपके पास एरर थ्रो करेगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में हमारे पास ये एबिलिटी है कि यूज़र कोई भी वैल्यू दे चाहे नहीं भी दे चाहेगा, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम कर जाएगा। अब ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपका कहाँ पे वर्किंग करता है, लाइक जब हम डेटा क्लास में जाएंगे ना या मॉडल क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे ये होता है कि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू नहीं डालता तो हमने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको रखी हुई होती है। तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमें वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। अच्छा, वी कैन अचीव, बस ये इसकी कंसिडर सिचुएशन वी कैन असाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बस ये इंग्लिश सारी वही सेम एज इट कह रहा है।
फिर आगे हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया गया है कि इन द फर्स्ट केस बोथ द आर्गुमेंट आर प्रोवाइडेड एंड दीज़ आर्गुमेंट आर चूज़न ओवर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है? ये केस वाली का कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं जो हमारे पास सेकंड केस है, अगर आपने आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड किया तो फिर भी हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल से इसकी ये कौन सी एग्जांपल है? But in this case, if we try to pass only age, we will get an error. इसका बाकी मेथड किधर है? So default argument are used in third case argument for name is provided but the age default argument is taken. बस वो सिंपल इज डेट वो ये जो चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको यही कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपने नेम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यूज़ किया डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो अगर आप यहाँ पे वो वाली चीज़ें नहीं भी यूज़ करते तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो जाएगी। जो ये एरर वाली कहानी कर रहे हैं एरर वाली को ये कह रहे हैं इट इज़ बिकॉज द कंपाइलर विल थ्रो टू द मैप फर्स्ट आर्गूमेंट 10 विद द फर्स्ट पैरामीटर नेम टू अचीव दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी वी विल नेम आर्गूमेंट। वो कह रहे हैं कि हम ये वाली चीज़ अच्छा वो बेसिकली ये चीज़ कहना चाह रहे हैं जब आप यहाँ पे लाइक इसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी। आपने यहाँ पे नेम आर्गुमेंट भी दिया है लाइक यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है ये आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है और जब आप इसी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को जब आप यहाँ पे लिखोगे लाइक एज आपको चाहिए या नेम चाहिए तो जब ये आप डिफ़ॉल्ट नेम लिखोगे तो आपके पास नेम आर्गुमेंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते हो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करते तो तब आपके पास वहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। तो ये लाइक इसकी एग्जांपल आगे पीछे इस तरह हुई हुई है। इसकी समझ नहीं आई, रिपीट करेंगे मैं आप? आपको मैं आपको बताता हूँ देखें मैं आपको चीज़ प्रैक्टिकल करके थोड़ी सी दिखाता हूँ इसकी समझ आपको क्यों नहीं है इसकी समझ आपको ये हम पहले डिफ़ॉल्ट वाली उठाते हैं। डिफ़ॉल्ट वाली आपकी ये आगे इधर अगर आज चीज़ चेक करो तो मैं इसको हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ बाहर। ठीक हो गया। अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा ना। हेलो। वार्निंग शो कर रहा है मेरे ख्याल से। नहीं कुछ भी नहीं मतलब एरर नहीं आ रहा वार्निंग को आप छोड़ दो एरर नहीं आ रहा। तो ये एग्जांपल हमारे पास क्या है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैं जब यहाँ पे इसको 10 लिखूंगा अब मैंने यहाँ पे इसको 10 लिख लिया तो अब वो देखो क्या कह रहे हैं इशू आ रहा है ना। क्यों? हमने पीछे एक चीज पढ़ी है पोजीशनल आर्गुमेंट। पोजीशनल आर्गुमेंट हमने ये पढ़ी थी कि जो पोजीशन आपने यहाँ पे दी हुई है वही पोजीशन आपने यहीं पे रखनी है तो हमारे पास पोजीशनल आर्गुमेंट आएगा। जब हम उसकी लाइक अब हमने यहाँ पे इसको करते हैं ये तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यही बात है इशू जी। रिजॉल्व हो गया। लेकिन नेम आर्गुमेंट में ये इशू नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ है अब आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है यही बात है। लेकिन अगर हम नेम आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे लाइक अब मैं यहाँ पे एज लिखूंगा और ये करूंगा तो अब ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई आप जो एज वाला आर्गुमेंट है इस वाले में जाओ और ये वाली वैल्यू को असाइन कर दो। और नेम को आप ऑप्शनल ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस यूज़ करें। हाँ आपको यहाँ पे जब आप साथ में ये चीज लिखोगे तो वो कंपाइलर जान जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने नेमिंग वाला आर्गुमेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो वो जो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा था एक मिनट में आपको यहाँ पे ये चीज है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा था तो वो लाइक वो एरर इसी को डिफाइन कर रहा था ये वाला। ठीक हो वो गया। एरर इसको डिफाइन करा है कि अगर आपने नेम्स आप नहीं लिखोगे तो आपके पास एरर आएगा तो नेम लिख लोगे वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक हो गया अब समझ आइए।
ठीक हो गया। अगर ये सेम डेटा टाइप के होते तो पहले वाला जो पोजीशन वाले यस पहले वो, पहले वाला होता वो हाँ एक्सेप्ट कर लेता, वो बाकी वो एक्सेप्ट कर लेता। फाल्ट नहीं होती। वो जो क्वेश्चन आपने पहले वाले में पूछा था ना, जो क्वेश्चन आपने पहले पूछा था कि भाई सेम डेटा टाइप होगी तो तब डिफरेंट, अब डिफरेंट डेटा टाइप को मतलब कुछ ही रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने नेम आर्गुमेंट निकाल दिया है। सही हो गया। अच्छा, चलें अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी क्लास, अल्लाह का शुक्र है क्लास है पे ख़त्म हो के मेरे को कॉल करते हैं ना, और तकरीबन ख़त्म हो सबक है। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास आगे ये तो बस नेम आर्गुमेंट का वो चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दी है कि क्या चीज़ है। फिर आगे हम मज़ीद आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है डू रिमाइंडर वन थिंग, इफ वी स्टार्ट यूजिंग नेम आर्गुमेंट एंड अ फंक्शन वी कैन नॉट यूज पोजीशनल आर्गुमेंट फॉर रेस्ट ऑफ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये आ गया एक्स वाई जी, और यहाँ पे आ गई जेंडर इक्वल टू मेल, और आगे आपका आ गया एरर। वो ये कह रहा है सिंपल एज डेट, वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप नेम आर्गुमेंट के साथ जाओगे, अपने प्रोग्राम को लेके जाओगे, उस टाइम आपने फिर जो आपका आ जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट, फिर आपने पोजीशनल आर्गूमेंट नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पे चीज चेक करो तो यहाँ में हम पोजीशनल आर्गूमेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर पहले केस में देखो पोजीशनल आर्गूमेंट है, फिर आगे वाले केस में हमने क्या किया हुआ है, नेम आर्गूमेंट पास किया हुआ है, फिर आगे वाले में हमने पोजीशनल पास कर दिया। तो वो हमारे पास कंपाइलर कंपाइलर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, एम्बिगुइटी आ जाती है कि हाँ भाई अब यहाँ पे मैं पोजीशनल आर्गूमेंट पर रन करूँ या मैं नेम आर्गूमेंट पर रन करूँ। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। जब आप इस तरह की मिस्टेक करोगे तो आपके पास वो एरर थ्रो कर लेगा, क्योंकि कंपाइलर जो कंफ्यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये आगे उसी तरह आपने, है ना जिस तरह हम लिस्ट ऑफ एरे ऑफ लिस्ट को डिफाइन करते हैं, अगर उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं यस यस फिर ये वो। वही है। अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं की तो वो आपके पास इंटीजर भी लेगा, बुलियन भी लेगा, और आपके पास स्ट्रिंग भी लेगा। तो जब उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दोगे तो वो कहता है कि नहीं भाई आप सिर्फ इंटीजर या स्ट्रिंग या वही चीज आप डाल सकते हो। तो ये उसी तरह आपका वर्क कर रहा है। सही है। अगर एक भी नेम्ड आर्गुमेंट पास कर दिया तो वो बाकियों को, अगर हम नेम्ड आर्गुमेंट नहीं देंगे तो वो एरर कर देगा। एरर देगा, एरर करेगा, क्योंकि ज़रा कंपाइलर ही कंफ्यूज हो रहा है ना। अब खुद आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है। अब कंपाइलर क्या रन करे, अब आपका नेम यहाँ पे नेम वाला आर्गुमेंट रन करे या आपका पोजीशनल रन करे, क्योंकि आपने उसको कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो इस वजह से इस चीज़ से बचना चाहिए। ये इसका एक नोट उसने दिया हुआ है। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे इसका चीज़ आ जाती है कि हमारे पास कॉटलिन वार क्या चीज़ है। वार आर्गूमेंट, ये एक आता है जी, VAR इसका मतलब है जी वार आर्गूमेंट, स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट। Kotlin allow us to pass variable number of argument to a function using var. Var argument allow passing multiple argument without creating an array manually। इसका ये कहने का मतलब है कि जब हम मेथड बनाते हैं, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, जब हम मेथड बनाते हैं तो उस मेथड में हम क्या करते हैं। हमने ये मेथड बनाया फन नाम का, फन नाम का हमने मेथड बना दिया। तो फन नाम के मेथड में हमने क्या किया जी, वन लिख लिया, मतलब इंटीजर वन आएगा, फिर इंटीजर टू आएगा, इंटीजर थ्री आएगा, इंटीजर फोर आएगा। तो अब टू ये समझ लो कि आपके पास 10 पैरामीटर आ गए। तो 10 पैरामीटर के हिसाब से आप अपना देखो तो फंक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 पैरामीटर। अब यूजर की मर्जी है कि यूजर दो पैरामीटर देता है या तीन देता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है ये दो पैरामीटर वाला। अब क्या पता बाद में कोई ऐसा यूजर आता है वो कहते हैं भाई दो की जगह मैंने तीन पैरामीटर पास करने हैं। तो क्या आप, एक तो ये है कि आप एक नया मेथड बनाओगे, एक वे तो ये है कि आपने नया मेथड तीन पैरामीटर वाला बनाना है। वो तो आपके पास बेस्ट अप्रोच हो जाएगी। दूसरी अप्रोच ये है कि आपने जो पहले वाला मेथड इस्तेमाल किया हुआ है आप उसके अंदर ये कोड पैरामीटर डालोगे। ये अप्रोच भी बेस्ट है। लेकिन ये उस केस में आपके पास बेस्ट है कि जब आपके पास एक या दो जगह पे वो आपका फंक्शन इस्तेमाल हुआ हुआ है, वही वाला फंक्शन आपका अगर फॉर एग्जांपल 10 जगहों पे यूज हुआ हुआ है, तो आप एक पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपको 10 जगहों पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसका ये ड्रॉबैक है कि
कि आपने पुराने वाले में चेंजेस करने से बेहतर है कि आप नया वाला एक और मेथड बनाओ, 3 पैरामीटर वाला बना के आप अपना काम निकलवाओ। लेकिन अब एक और यूजर आता है, वो कहते हैं भाई मुझे 5 पैरामीटर चाहिए जी। आप 5 वाले के लिए तो सेपरेट बनाओगे। फिर जी 2 दिन बाद फिर एक और नए यूजर आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे 5 नहीं मुझे 10 चाहिए। तो आप इस तरह मेथड बनाते बनाते ये समझ लो तो आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटी मेथड से भर जाएगी। तो उसी चीज को कॉटलिन ने खत्म करने के लिए आपके पास ये वार आर्गुमेंट निकाल दिया है। ये वार आर्गुमेंट आपका निकाला है, क्यों? क्योंकि एक बार आप ये वार आर्गुमेंट लिखोगे तो आप एक वेरिएबल डालो, दो डालो, तीन डालो, अप टू 100 डालो, वो आपका सेम काम करेगा। और वो किस तरह करेगा, आपको आगे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। साथ में ये देखें नीचे इसका पॉइंट में वो कह भी रहा है कि वो जब आप ये वार आर्गुमेंट को यूज करोगे तो वो एज अ ट्रीट करेगा आपके पास अरे, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप आपको अरे में मिलेगी। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास ज्यादा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है रीयूज होने की, और आपके पास मल्टीपल इनपुट्स डालने की, इस वजह से आप वार आर्गुमेंट को ज्यादा यूज करते हो। मल्टीपल इन जहाँ पे आपके पास इनपुट्स आएंगे। अब अब आप यहाँ पे देखो, इसकी ये एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे अगर आप एक चीज आप चेक करो तो फाइंड, मेरे पास पेंसिल इसकी खत्म किस तरह से होगी, चलो पेंसिल का नहीं पता। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करो, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है फाइंड सम का। ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे ये देखें, ये वार आर्गुमेंट किया, ये आपको पूरे वार आर्गुमेंट आपने वेरिएबल लगाया, साथ में आपने नंबर किया और एंट लगा दिया। तो जब आप इस पे सम निकालोगे और फंक्शन आप ये पूरा का पूरा आपने इसके ऊपर परफॉर्म करोगे, तो एट द एंड आप यहाँ पे अगर एक चीज चेक करो, तो यहाँ पे इसी फंक्शन में मैंने 3 वेरिएबल भी दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल भी मतलब 2 आर्गुमेंट भी दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट भी दिए हुए हैं। तो इसके अंदर वार आर्गुमेंट में ये एबिलिटी है कि आप 3 4 5 वट जितने भी आप इनपुट दोगे तो वो एक्सेप्ट कर देगा। तो हमारे कोड की इसने रीडेबिलिटी रीयूजेबिलिटी हम की इसने बेहतर कर दी है। अच्छा, अब आगे मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हमारे पास वो वाली एग्जांपल आपकी किसके साथ थी, एंड के साथ थी। अब ये वाली एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग के साथ है कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा, और स्ट्रिंग मतलब बार आर्गुमेंट ही होगा लेकिन स्ट्रिंग वाला आएगा। फिर आपने यहाँ पे हमने अरे करना है, और ये आपके पास कौन सी क्लास है, ये आपके पास डेटा टाइप हमने यहाँ पे इसका डिफाइन किया गया है। अब ये यहाँ पे ये आउट क्या चीज़ है, ये आउट आपको आगे जो मजीद थोड़ा सा, क्योंकि कल से हमारा एडवांस लेक्चर स्टार्ट होगा, तो उस एडवांस वाले में ये वाली चीज़ इसकी डिफाइन की गई है कि ये वाला पूरा का पूरा सिंटेक्स आपका क्या कहता है। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो, तो हमने इस मेथड को यहाँ पे किया हुआ है जी, कॉल करके हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दी हुई है, और कंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग इसका ये मतलब है इस मेथड का, ये क्योंकि ये बिल्ट इन मेथड है, इस बिल्ट इन मेथड का ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग आएगी वो एक अरे फॉर्म में होती है, जो हम रीडेबल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रीडेबल करने के लिए आपको फॉर लूप लगा के उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको इसके एलिमेंट निकालने पड़ते हैं। लेकिन कंटेंट टू स्ट्रिंग हमें उस चीज से बचाता है और हमें डायरेक्ट उसकी इनपुट प्रोवाइड कर देता है। इस वजह से हमने कंटेंट टू स्ट्रिंग यूज किया है। इसकी आउटपुट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ए बी ऊपर वाले की और नीचे सी वाले की हमारे पास सी आती है। फिर आगे हमारे पास अब यहाँ पे आगे मजीद आ गया है कि कंटेंट टू स्ट्रिंग को हमने आगे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है। वो कह रहे व्हेन यू प्रिंट एन अरे डायरेक्टली, हम प्रिंट को, अब महबूब बताओ कि हम जो अरे थी उसको किस तरह प्रिंट करते थे। पहले हमने तो हम डिफरेंट उसको लिस्ट बना के या फिर उसको फॉर लूप लगा के वाइल लूप यस लगा के करते थे, या उसका कर लेते थे। सिंगल इंडेक्स डिस्प्ले करवाते थे। हाँ, लेकिन जब आप कॉटलिन में आ जाते हो, तो कॉटलिन में उन्होंने एक एडवांस, एक आपके पास बिल्ट इन उन्होंने मेथड निकाला हुआ है कि आप कंटेंट टू स्ट्रिंग को यूज करो और डायरेक्टली अरे को प्रिंट करो। यहाँ पे ये देख लो, हमने कंटेंट टू स्ट्रिंग को बगैर यूज किए हम यहाँ पे इन उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास ये क्या दे रहा है, उसका जो क्लास है, डेटा टाइप वाली क्लास होती है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कंटेंट टू स्ट्रिंग के आने के बाद उसने हमें ह्यूमन रीडेबल हमें प्रोवाइड कर दिया कि आप कंटेंट टू स्ट्रिंग यूज करो और अपनी अरे को ह्यूमन रीडेबल अरे में कन्वर्ट कर दो। ये जो प्रिंट एलन एरे को प्रिंट कर रहा है, ये उसका रेफरेंस कोड दे रहा है या उसका
रजिस्टर का एड्रेस दे रहा है। ये आई थिंक इसके रजिस्टर का ऐड होता है, रेफरेंस नहीं होता। ये जहाँ पे आपका ये रजिस्टर किया होता है, एक चीज आपका ये वाली चीज तो आपकी रजिस्टर वाली वो चीज होती है, रजिस्टर वाला आपका एड्रेस होता है। ये जो चीज होती है ये आपके पीछे क्लास होती है, डेटा डेटा क्लास होती है। लाइक अरे का पेरेंट क्लास मतलब चाइल्ड कौन सी और पेरेंट कौन सी और ये कौन सी बिल्ट इन क्लास के अंदर ये अवेलेबल है। तो ये वाली सही। चीज उसको डिफाइन करती है और ये आपके एज अ रेफरेंस वाले को काम कर रहे हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करके उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपका रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास क्या है? रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो वाला फंक्शन है जो हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें, बार बार उसको कॉल करें। तो एक ही फंक्शन को हम जब बार बार दोबारा कॉल करेंगे तो वो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन आ जाता है। लाइक ये रिकर्सिव फंक्शन आप उस तरह समझ लो कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में से अगर आप उठाओगे, लाइक एप्लीकेशन में से आपने पीडीएफ उठाना है, वर्ड उठाना है या टीएक्सटी फाइल उठानी है, तो आपका एक बार एक तरीका तो ये कि आप लूप चलाओगे, लूप चला के करोगे। दूसरा तरीका ये कि आपने एक बार मेथड को रन कर दिया, उसी मेथड के अंदर आप दूसरी बार उसको फिर रन करो, फिर तीसरी बार रन करो, फिर चौथी बार रन करो, तब तक रन करते हो जब तक आपका आउटपुट आपको नहीं निकल के आती। जिस तरह आपकी आउटपुट आ जाएगी आप रिकर्सिव फंक्शन को खत्म कर दो। अच्छा, इस रिकर्सिव फंक्शन का आपके पास यही ये एग्जांपल है। लाइक आपने एक फंक्शन बना दी, उस फंक्शन के अंदर आपने वही वाला फंक्शन दोबारा वो रिपीट कर दिया, तो ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन आ जाता है। फिर हमारे पास अच्छा, हमारे पास महबूब एक बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे ये चीज़ है, ये इसका मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने भी मोस्टली फॉर लूप ही यूज़ की हुई है। लेकिन जब मैंने ये चीज़ स्टडी की और इस चीज़ को मैंने डाला तो इसका ये एडवांटेज है कि आपको फॉर लूप अगर 5 बार चलानी है तो उसके लिए क्या है जी, आपने फॉर लूप लिख ली, फिर साथ में यहाँ पे 1 से 3 तक या 4 तक आपने चलना है, फिर सारा प्रोसेस है। लेकिन जब आप रिपीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे, रिपीट का एडवांटेज ये है कि आपने रिपीट कीवर्ड लिखने हैं और जितनी बार आपने लूप को चलाना है उसके अंदर आप वो नंबर लिख लो, आपकी स्टेटमेंट चलती जाएगी। तो ये आपके पास इस रिपीट स्टेटमेंट का एडवांटेज है ना कि आप यही काम अगर आपने लूप को या कोई भी फंक्शन को या कोई भी स्टेटमेंट को अगर आपने 10 बार चलाना है तो आपको लूप चलानी पड़ेगी, फॉर लूप लगा के 1 से 10 तक। तो उस चीज को उन्होंने ओवरकम करने के लिए उन्होंने जस्ट सिंपल 2 लाइन में ये वाला कोड कर दिया। उन्होंने कहा जी आप रिपीट कीवर्ड यूज करो, अगर आपने 4 बार चलाना है यहाँ पे 4 लिखो, बस आपकी स्टेटमेंट रन। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज इसमें इन्होंने प्रोवाइड की गई है। लेकिन इसके अंदर तो वो इंक्रीमेंट वगैरह, वो तो इंडेक्स वगैरह जैसे हम काउंट करते हैं वो तो नहीं होगा ना इसके अंदर। वो तो अगर हम एक सेंटेंस लिख दिया, उसी को अगर हमने 10 बार रिपीट करना है तो रिपीट लिख के 10 लिख यस, के सेंटेंस लिख हाँ, देंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये देखें, अब जरूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट के लिए हम यूज करें। बाज ऐसा काम होता है जहाँ पे आपको इंक्रीमेंट नहीं जरूरत पड़ती, आपको सिर्फ स्टेटमेंट रिपीट करनी होती है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट रिपीट करनी होती है तो वहाँ पे ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है बनस्पत फॉर लूप के। हमारे पास तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया जिसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट किया। नहीं होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूज करो ऐसी क्या चीज, हम्म, कोई सिनेरियो नहीं है ऐसा जिसको हम एक लाइन को 10 बार प्रिंट करके दिखाएं। नहीं मैंने किया है। मैंने अभी नहीं किया लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले एक चीज़ में ये चीज़ ट्राई की थी। अब मुझे याद इसमें ये है कि आई थिंक इसको मैंने डेटा की फेचिंग के लिए इस्तेमाल किया था, या क्योंकि ये मैंने चीज़ डेटाबेस में इस्तेमाल की हुई है, क्योंकि डेटाबेस अगर में आप डेटाबेस दो। के अंदर अगर डेटाबेस के अंदर से आपने अगर फैचिंग के लिए भी किया था इस्तेमाल, तो हर बार वो डिफरेंट डाटा ही आ रहा है ना, एक डाटा 10 बार तो सेव नहीं करवा रहे। नहीं नहीं, सेव नहीं, सेव वाला तो काम ही नहीं है। ये मैंने एक ही बार इस्तेमाल किया, लेकिन ये मैंने जो रियल टाइम डेटाबेस नहीं होता ये फायर बेस वाला, मैंने उसमें ये यूज़ किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे आपको मल्टीपल वो लाइक आपको एक बार फॉर लूप लगाओगे, फिर दूसरी बार फॉर लूप लगाओगे, तीसरी बार फॉर लूप लगाओगे, तो वो लूप आपकी चलती जाएगी। क्योंकि वहाँ पे तो इंक्रीमेंट वाला काम ही नहीं होता, वहाँ पे आप मॉडल क्लास के साथ जाते हो और आपका डेटा सारा का सारा वहाँ से फैच होके आ जाता है। तो ये लेकिन चीज़ मैंने वहाँ पे ये है यूज़ ना की हुई है। उसकी हर आइट्रेशन के ऊपर डिफरेंट डाटा है ना। नहीं, वहाँ पे हाइलाइटेशन उसका ये सीन होता है, आपने एक बार फॉर लूप चला ली ना, जो रियल टाइम डेटाबेस का जो आपको मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, वहाँ पे आपने एक बार फॉर लूप लगा ली उसकी डेटा स्नैपशॉट पे, तो वो आपके अंदर आपका डिफरेंट डेटा है, सेम डेटा है, कुछ भी डेटा है, वो आपका एक ही बार आपका सारा का सारा उठा के लेके आ जाता है। अब यहाँ पे तो मिसाल ये के जस्ट तौर आपको पे सिंपल ये तो।
देखें ये तो यहाँ पे जस्ट सिंपल आपको, ये तो दो लाइनें आपको नजर आ रही है ना, इसके अंदर ज़रा अब मजीद कुछ और भी एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो ना। अब ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक बताया कि रिपीट है और कितनी बार आपने चलाना है। इसके अंदर मजीद आप जब लॉजिक्स आप नहीं लगाते हो, लाइक इफ लगा लिया या एल्स लगा लिया, या इसके अंदर मजीद आपको ऐसी चीज़ें लगाओगे जो आपकी फॉर लूप या फॉर लूप वगैरह जो आपकी रिपीट वाली लूप्स स्टेटमेंट आपकी चलती रहेगी। तो ये मल्टीपल ठीक है। इसकी चीज़ें हैं, मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने किया हुआ है। लेकिन इसको मैं प्रॉपर फिर आपकी रिसर्च लाइक अभी ही करके चेक कर देते हैं कि आया, बल्कि सबर, ये इसको हम, ये इसकी एक दो स्लाइडें रहती हैं, हम वो कंप्लीट करके फिर आगे एक ही बार में कर लेते हैं, क्योंकि वो काम हो जाएगा लंबा। तो इससे बेहतर ये है कि हम पहले वो कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आगे की चीज़ की हुई है, जो चीज़ हम पीछे डिस्कस कर रहे थे वो ये चीज़ आगे है कि आपके पास एक फंक्शन है और आपने 3 बार रिपीट उसको करना है, फिर आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फिर आपने प्रिंट करना है और आई को आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो आपको ये क्या कहते हैं जी, प्रिंटेड 3 टाइम और इंडेक्स से आपका 0, और ये आई थिंक इसका इट है। ये लाइक आपके पास लेमडा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मैं ये इस तो फॉर चीज़ ईच को, वाला है ना, जिस तरह फॉर ईच हमने की थी। यस लास्ट ये, वीक। लेकिन फार ईच में आपके पास ये है कि फार ईच में आपके पास वो नहीं होती, क्या कहते हैं, फार ईच में आपके पास स्टेटमेंट नहीं होती। और आई थिंक ये इसका एट होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ, ये आई आपका यहाँ पे ये जो चीज़ आती है ना, ये लेमडा फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास लेमडा फंक्शन है, ये आगे वाले एडवांस वाले स्लाइड्स में दिया गया है। ये यहाँ पे लेमडा फंक्शन है, जब आप यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं करोगे तो इसका सिंटैक्स लाइक वहाँ पे उसका सिंटैक्स इस तरह का हुआ, ये सिंटैक्स बेसिकली ये सिंटैक्स है, ठीक है, ये बेसिकली ये सिंटैक्स है। यहाँ पे ये आपके पास ये इसको इसको कहते हैं जी लेमडा फंक्शन। जो आपके पास यहाँ पे ये वाली चीज़ आती है ना, ये वाली, पीछे वाली नहीं, सिर्फ ये वाली चीज़, ये, तो ये आपके पास लेमडा फंक्शन होता है, इसको लेमडा फंक्शन कहते हैं। ये उसका सिंटैक्स है। ये यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से नीचे चला गया है। ये ले, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है जी, हमारे पास यहाँ पे स्टोर ऑफ फंक्शन है ना, वेरिएबल के एक वेरिएबल को, मतलब आपका जो एक फंक्शन है उस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर किस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो उसका स्टोर करने का हमारे पास ये वाला सिंटैक्स है कि आपने दो कॉलम लगाने हैं और आपने अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो आपके पास ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लाइक ये। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को, तो वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, तो दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर फ़ायदा, महबूब आपके तो दिमाग में आ रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, यही जी बात जी। है ना जी। वो वजह इस डेट इन दोनों में फ़र्क आपके पास ये है कि देखो आप, ये उस इस वाले केस में आपके पास क्या है, आप इस वेरिएबल को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपने दूसरी तरह यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ पे आपने मेथड बना के आपने उसको वैल्यू दे दी, तो जब उसको वैल्यू दोगे तो आप अगर 10 जगह पे भी यूज करोगे तो आपको फिर 10 जगहों पे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जस्ट आप सिर्फ यहाँ पे मेथड को कॉल करोगे, मेथड को कॉल करके उसके इस वेरिएबल को यूज करके आप जस्ट सिंपल बस वैल्यू देते जाओ, आपको पूरा का पूरा मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसको थोड़ा सा एलुबरेट करके अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा एलुबरेट करके देखा जाए तो ये वाला, जो ये वाला आपका फंक्शन है, तो वो आपका लाइक इस तरह है, इस तरह आपका ये फंक्शन बना हुआ है। ये वाली थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे स्लाइड्स में कवर अप की गई हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके पास थोड़ा सा हाइयर ऑर्डर फंक्शन आपके पास आ जाता है इस फंक्शन में। तो ये आगे स्लाइड्स में गिवन है, हम आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर देंगे। लेकिन इस फंक्शन का हमारे पास ये फ़ायदा है कि आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वजह से हम, हमें जो पूरा का पूरा फंक्शन है, हमें उसको बार बार रिपीट करना नहीं पड़ा। हम उसके एक वेरिएबल को यूज़ करके हम अपनी जस्ट वैल्यू आगे पास करेंगे और हमारे पास काम होता रहेगा।
फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि लेट एंडेड क्या कीवर्ड है, और हमारे पास लेजी क्या, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो लेट एंडेड कीवर्ड है, लेट एंडेड हमारे पास ये है कि इसका हमारे पास मीनिंग ये आता है कि लेट इनिशियलाइजेशन। लेट इनिशियलाइजेशन का हमारे पास ये चीज़ है और ये हमेशा आपके पास वार कीवर्ड के साथ यूज़ होता है। और फिर उसके बाद आपके पास ये कहता है कि ये वही वाला है जिस तरह लाइक हमने पीछे क्या चीज़ स्टडी की थी, जो कहता है कि हाँ भाई हाँ, असर्शन ऑपरेटर। ये लाइक असर्शन ऑपरेटर की तरह काम करता है। हम जिसके साथ असर्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई हम गारंटी देते हैं ये वैल्यू नल नहीं होगी। तो सेम लाइट लेट इनिट भी जो कीवर्ड है वो हम उसकी गारंटी देते हैं कि हाँ भाई हमने लेट इनिट कीवर्ड हमने लिखा है, तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ऐप को रन करने से पहले हम इसको लाजमी असाइन करेंगे। अगर आप इसको असाइन नहीं करोगे तो ये आपका रन टाइम पे एरर थ्रो करेगा, कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो लेट एनर्ट जहां जहां पे आपने लेट एनर्ट डालना है वहां पे आपने उसको लाजमी इनिशियलाइजेशन करनी है उसकी। और ये यहाँ पे कह भी रहा है कि शुड बी, एक मिनट, ये यहाँ पे कह भी रहा है कि शुड बी, ये शुड बी जो आपके पास म्यूटेबल है, म्यूटेबल, तो आप उस म्यूटेबल के साथ आप यूज करोगे। अब आपको पता है कि वार वेरिएबल म्यूटेबल वेरिएबल है तो हम इसके साथ ही यूज करेंगे, इम्यूटेबल के साथ आप इसको यूज नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसकी आ जाती है एग्जांपल। अब आप यहाँ पे देखो, हमने लेट आ गया, कीवर्ड वार आ गया, वेरिएबल नेम हमारे पास इसका आ जाता है रेफरेंस। और उसके बाद हमारे पास हमने इसकी इनिशियलाइजेशन करनी है, तो हमने ये वाली चीज़ लिखी है लाजमी कि हाँ भाई ये वाली चीज़, ये वाला जो नेम है इस नेम को हमने इनिशियलाइज किया है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपके पास रन टाइम पे यही जनरेट कर देगा। अच्छा, फिर आगे वो कह रहे हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, वाई वी यूज, क्यों यूज करते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपने वेरिएबल को ऑन द स्पॉट इनिशियलाइज नहीं करना, लाइक ये नीचे एग्जांपल इसकी यूज की गई है कि अगर ये डिपेंडेंसी एक इंजेक्शन है, आपने वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये एंड्रॉइड का एक टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और ये जो एग्जांपल है ये भी एंड्रॉइड की है कि एंड्रॉइड के व्यूज हैं, आपने बटन बना दिया, अब आपने बटन टॉप पे आपने उसकी नेम को इनिशियलाइज कर दिया कि हाँ भाई ये बटन वाला वेरिएबल है। अब बटन वाले वेरिएबल को जब आप ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए ये है कि आपने नीचे उसको फाइंड व्यू बाई आईडी भी करनी है, उसको इनिशियलाइज भी करना है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो आपके पास कहेगा एरर, रन टाइम पे आपके पास एरर को थ्रो करेगा। फिर उसके बाद वो आपको कहता है कि आप इसको यूनिट टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। यूनिट टेस्टिंग करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे ये चीज़ यूज की जाती है, क्यों? क्योंकि हमने बाद में चीज़ों को इनिशियलाइज करना होता है। अच्छा, फिर ये आपके पास मोबाइल यहाँ के पे, अंदर ये मोबाइल के अंदर भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। जी मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर किस तरह, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में? अब मोबाइल एप्लीकेशन जो बिल्ड बन के हम जी निकाल देते हैं वो तो एक सिंगल फाइल होती है, उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग वो और कंसेप्ट है, ये और कंसेप्ट है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आपको थोड़ा सा इसका गाइड कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, एंड्रॉइड का है वो आगे एंड्रॉइड में चीज़ कवर करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि आपकी कोई भी कार वाली क्लास है, ठीक है। अब आपको पता है कि कार क्लास के लिए आपका इंजन होना ज़रूरी है, ठीक है। कार क्लास के लिए आपका इंजन होना जरूरी है, इंजन के बगैर आपकी कार नहीं हो सकती। तो जब आप कार क्लास बनाते हो तो कार के अंदर आप इंजन डालते हो, एक तरीका तो ये है कि आप इंजन डाल दोगे, ठीक है। जब आपको बाद में कोई दूसरी कार आप बनाओगे तो दूसरी कार के लिए फिर आप इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो हर जगह पे आपको इंजन का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से वो आपकी टाइट कपलिंग आ जाती है। लाइक अगर हम कार को डिस्टर्ब करेंगे तो इंजन ऑटोमेटिक खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए उन्होंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन निकाला है, ताकि आप इंजन का ऑब्जेक्ट सेपरेट बनाओ और उसको आप क्लास के अंदर, लाइक कार क्लास के अंदर इंजेक्ट करो। तो इंजेक्ट आपके पास डिफरेंट वे से कर सकते हो। आपके पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होती है और आपके पास फील्ड इंजेक्शन होती है, और तीसरी भी है, वो अभी माइंड में नहीं है क्योंकि वो आगे
एंड्रॉयड की ये थोड़ी सी चीज़ है। तो जो चीज़ हम पैर से इंजेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास लूज कपलिंग हो जाएगी। क्यों? हम इंजन के साथ जो कुछ भी छेड़खानी करें, हमारे कार के साथ छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों 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 इंडिपेंडेंटली हैं। और ये जो दोनों एक डिपेंडेंस इंजेक्शन होता है ये एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है ना। एक्सटर्नल एक्टिविटी लाइक किस तरह? मीन के अब मोबाइल के अंदर जो फाइल बनी पड़ी है, जो कोडिंग हुई पड़ी है, वो तो रन हो रही है ना। नहीं नहीं, वो उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो और आप किसी ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप किसी और चीज़ के साथ लिंक आउट कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं है। ठीक। ये एक एडवांस टॉपिक है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक एडवांस टॉपिक है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको आइडिया हो, तो अगर आपने टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग अगर आपने नाम सुना हो। टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग ये तो लैंग्वेज के वो है ना, लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये जैसे सी प्लस प्लस है वो नहीं नहीं टाइट नहीं 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 कपल। नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये लैंग्वेज के डिपेंडेंट नहीं है। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है। इनका ये मतलब होता है कि हम, एक का मतलब ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। लाइक अगर मैं अभी जॉब नहीं कर रहा या मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? फादर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ये आपके पास टाइट कपलिंग आ जाएगी। अब मेरे पास जॉब भी है, सारा कुछ है, अगर मुझे वाले साहब घर से निकाल भी देते हैं, तो मैं लूज कपलिंग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जॉब है। अगर मुझे इनसे घर से निकाल देंगे, मैं किसी दूसरी जगह पे घर लेके वहां पे रह सकता हूँ। तो वहां पे मैं घर लेके रहूंगा, क्या मेरे वाले साहब उस पर अफेक्टेड होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लूज कपलिंग है। इनके पास भी घर है, मेरे पास भी घर है। तो ये उसकी एग्जांपल है। जो चीज आप कह रहे हो वो कोई और चीज है। ये कुछ और चीज है। और जो चीज़ आप रिवर्स इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे थे, वो रिवर्स इंजीनियरिंग का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का आपके पास ये चीज़ होती है, जब आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अगर आपने रूल्स को वो किया हुआ है, उसके ऊपर प्रो गार्ड रूल होता है ना, रूल डिफाइन किया हुआ है, और उसको कहते हैं जी एग्जीक्यूशन होती है, ओ बी एग्जीक्यूशन होती है आई थिंक। और उसके रिसोर्स को आपको श्रिंक करते हो। जब आप वहां पे ये चार ऑप्शन है ना, ये चार आप प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो कोई शख्स भी उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके कोड को ABCDEFG में अप्लाई कर देता है, और आपके कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और आपके कोड को असेंबली में भी कन्वर्ट कर देता है। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके आप उसके रिसोर्सेज, लाइक उसकी एक्सएमएल, आप उसका डिज़ाइन, और डिज़ाइन में भी क्या है, अगर उसने पिक्चर वगैरह यूज़ की हुई है, तो आप उसकी पिक्चर को निकाल सकते हो। और अगर उसने आपकी यूज़ की हुई है लाइक एपीआई, एपीआई अगर उसने यूज़ की हुई है, तो उस एपीआई को भी निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन इज दैट, अगर उसने एपीआई अपनी उस जगह पे रखी हुई है जहाँ पे यूज़र पहुँच नहीं सकता, जिसकी वजह से यूज़र नहीं पहुँच सकता, तो वो आपके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं की जाएगी। फिर आपके पास इसी तरह मजीद ये है कि अगर आपने उसकी लेआउट, लाइक उसका डिज़ाइन निकालना है, लेआउट जिसका फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रंट एंड निकालना है, तो आप फ्रंट एंड निकाल सकते हो, लेकिन बैक एंड की आप एक सिंगल फाइल तक नहीं निकाल सकते रिवर्स इंजीनियरिंग से। अगर उसने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, रूल डिफाइन है तो फिर कुछ नहीं निकाल सकते। अगर रूल डिफाइन नहीं है, तो फिर आप उसका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैक एंड हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो अब ये डेवलपर पे डिपेंड करता है, आया वो अपने कोड को, अपनी एप्लीकेशन को किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, किस हिसाब से बचा रहा है चोरों से, रिवर्स इंजीनियरिंग वालों से। मजीद इसकी आपके पास आगे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास ये है कि लेजी कीवर्ड हमारे पास कौन सा कीवर्ड है। लेजी कीवर्ड हमारे पास, हम वेल कीवर्ड के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जो लेट इनिट कीवर्ड है हमारे पास वार वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये लेजी वाली सिर्फ रीड ओनली आपके पास प्रॉपर्टी है। लाइक आपने एक बार लेजी कीवर्ड को डिफाइन कर दिया है, तो डिफाइन करने के बाद आपने उसको एक बार लाजमी इनिशियलाइज करना है एप्लीकेशन को निकलने से पहले। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है, आपने उसको
इनिशलाइज करना है। अगर आप लेजी कीवर्ड को या लेजी वाले लाइक, क्योंकि ये वहाँ पे आता है ना जहाँ पे आपने डेटाबेसेस के कनेक्शन वगैरह बनाने होते हैं, तो वहाँ पे आपको लेजी कीवर्ड यूज़ करके आप कहते हो भाई भाई मैंने कनेक्शन बना दिया है तो आप इसको मैं बार बार बाद में यूज़ करूँगा। वहाँ पे आपके पास लेजी कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपके पास, वो कह रहे हैं कि आपके पास जब आपको फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट चाहिए होगा या फर्स्ट टाइम आपने इसको एक्सेस करनी होगी, तो आप लेजी कीवर्ड का यूज़ करके आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। और जब जब आप इसको दोबारा यूज़ करोगे, रीयूज़ करोगे, तो आपको ये सेम ऑब्जेक्ट ही प्रोवाइड करके देगा। अगर मैं आपको लेजी कीवर्ड की एग्जांपल दूं या किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करूं, तो अगर आपने स्टैटिक नहीं आपने कंपेनियन ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपके पास कंपेनियन ऑब्जेक्ट कर लो, और जो जावा की लैंग्वेज है, जावा की लैंग्वेज में आप उसको स्टैटिक ऑब्जेक्ट कहते हो। तो स्टैटिक का यही मतलब है कि आपने एक बार ऑब्जेक्ट उसको बना दिया तो बार बार आपको वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। एक एग्जांपल इसकी ये है। दूसरी एग्जांपल आपके पास इसकी ये है कि अगर आपने सिंगलेटन का नाम सुना हुआ, जो सिंगल होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, वो भी आपके पास सेम एज इट यही काम करता है कि एक बार आपको ऑब्जेक्ट बन गया पूरी ऐप में, तो वही वाला ऑब्जेक्ट आपको बार बार आपको रिटर्न करके देता है। तो लाइक लेजी आपके पास इस तरह वर्क कर रहा होता है। फिर यहाँ पे मजीद आगे लेजी की एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे इसका सिंटैक्स है कि आपने एक ग्रीडिंग, आपके पास एक मैसेज या आपके पास एक ये समझ लो कि वेरिएबल है जिसको आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने बाय, अच्छा ये यहाँ पे जो आप यूज़ करोगे, यूज़ के लिए आपने यहाँ पे बाय लेजी यूज़ करोगे, क्योंकि बाय लेजी कीवर्ड आप यूज़ करोगे, जिसके वजह आपके पास यहाँ पे ये लेजी वाला स्ट्रिंग आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो ग्रीडी वाले में ग्रीडी वाले में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने इसको एक्सेस कर दिया है। सेकंड टाइम आपकी ये रीइनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। एक बार इसने इनिशियलाइज कर दिया बस ठीक है, बाद में ये इनिशियलाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पे वो देखें, इसकी आउटपुट चेक करें, तो वो कह रहे हैं बिफोर अ सेक्शन, बिफोर मतलब एक्सेस करने से पहले, ग्रीड ने पहले क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, फिर उसके बाद उसने ये चीज़ रन की है। जब वो दूसरी बार रन हुआ है तो दूसरी बार उसने इनिशियलाइज नहीं किया, उसने डायरेक्ट वही वाला ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाता है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। हम इसको इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमने अपनी मेमोरी को सेव करना होता है। लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट बार बार बनता जाएगा, बार बार ऑब्जेक्ट बनेगा, बार बार ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो क्या होगा, वो आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, मेमोरी ज़्यादा बनती जाएगी, आपकी स्टोरेज फुल होती जाएगी। तो उस स्टोरेज को बचाने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए उन्होंने लेज़ी वाला कीवर्ड निकाला है, ताकि आप लेज़ी को यूज़ करो और अपनी मेमोरी को बचाओ। लाइक अब यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि व्हेन इनिशियलाइजिंग इज एक्सपेंसिव, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारे पास एक्सपेंसिव होता जाएगा। लाइक रीडिंग अ फाइल, कोई भी हमने फाइल को रीड करना है, वहाँ पे अगर हम बार बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो काफ़ी सारा मसला आएगा। फिर लोडिंग, डेटा को लोड करेंगे तो तब भी हमारे पास इशू होगा। इसी तरह सेम आपके पास इधर आगे कोई भी प्रोसेस है तो वो आप वो करते रहोगे। फिर आगे वो कह रहे हैं इट ऑटोमेटिकली कैशेस द वैल्यू आफ्टर फर्स्ट इनिशियलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि आपने एक बार इनिशियलाइजेशन कर दी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैशे में से चीज़ें उठाता रहता है। अगर आपको फायर बेस का आइडिया हो तो फायर बेस में भी आपके पास दो फंक्शन होते हैं। फंक्शन इन सेंस कि फायर बेस में भी आप एक बार अपना डेटा फेच कर दोगे, फेच करके उसके बाद आप उस दोबारा फेच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, उसके ही कैशे में से आप चीज़ों को उठाते रहो और यूज़ करते रहो, उठाते रहो, यूज़ करते रहो, जब तक आपका नया डेटा नहीं आता। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि लोकल वेरिएबल क्या है। और लोकल वेरिएबल हमारे पास ये चीज़ है कि जो हम मेथड के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास लोकल वेरिएबल आता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपके पास इनसाइड फंक्शन यूज़ होता है। फंक्शन के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया है वो लोकल आ जाएगा। और उस लोकल वेरिएबल का ये ड्रॉबैक है कि आप उसको आउट ऑफ मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो आपके पास एरर थ्रो करेगा। और अगर आपने आउट ऑफ मेथड इस्तेमाल करना है तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ग्लोबल वेरिएबल को लेके आए हैं। लेकिन इससे पहले हम पीछे इसका यूज़ केस देखते हैं कि हम लोकल वेरिएबल को कहाँ पे यूज़ करते हैं। लोकल वेरिएबल को वो कह रहे हैं कि हमने टेम्पररी अगर आपको यूज़ करना है तो आप लोकली वेरिएबल बनाओ।
ठीक है, लोकली वेरिएबल है, और जब आपने एक बार यूज कर दिया, ठीक है जी, हमें पूरी ऐप में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चाहिए, इसको यूज करके यहीं पे आप खत्म कर दो, उस टाइम आप लोकल वेरिएबल को यूज करोगे। व्हेन यू डू नॉट वांट अदर पार्ट ऑफ कमांड, वही है कि सारी चीजें वही वाली समझते हैं कि ये काउंटर आ गया, आपने वो लोकल है, टेम्पररी कैलकुलेशन है लोकल है, यूजर इनपुट है, साइड फंक्शन है वो आपका यहाँ पे सेम है। लोकल चीजें आ जाएंगी लोकली, जहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम के लिए चाहिए होगा तो आप लोकल बना के काम को खत्म कर दो। फिर आगे वो हमारे पास ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या चीज़ है। ग्लोबल वेरिएबल का वो है कि जहाँ आप आउट ऑफ मेथड के बाहर जाते हो, आउट ऑफ मेथड के बाहर जाते हो, तो हमारे पास आ जाता है जी ग्लोबल वेरिएबल, और उस ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने ये बनाया हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, अब ये देखो तो मैंने फंक्शन के अंदर भी यूज किया हुआ है, और विदाउट फंक्शन भी मैंने इस चीज को यूज किया हुआ है। तो ग्लोबल वेरिएबल का हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपने हर जगह पे आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर आप यहाँ पे इसका यूज़ केस देखेंगे कि वेयर मेनी फंक्शन नीड टू एक्सेस, वही वाली बात है कि आपने डेटा को एक्सेस करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपके पास ग्लोबल वेरिएबल, हाँ ग्लोबल वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं जी फॉर वैल्यू डेट डू नॉट चेंज ऑफन लाइक ऐप नेम वर्जन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, तो जहाँ पे आपने ऐप का नाम नहीं चेंज करना, एक ही नाम आपका रहेगा, और उस नाम को आप बार बार कहीं पे भी यूज़ करोगे तो आप लाइक ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हो। और फिर नीचे वो ये कह रहे हैं कि बी केयरफुल टू मैनी ग्लोबल वेरिएबल मेक योर कोड मेसी एंड हार्ड टू डिबग। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया, लाइक आपने जो टेम्प वाले वेरिएबल, जो टेम्परेरी यूज होने वाले वेरिएबल हैं, वो भी आपने ग्लोबली यूज कर दिया, और ग्लोबली वाले भी ग्लोबली यूज कर दिए, तो वो आपका कोड बहुत गंदा, और डिबग करने में आपके पास बड़ी मुश्किल होगी कि हाँ भाई कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी हार्डर बन सकता है। फिर वो कहता है जी ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ज़्यादा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, लाइक जो डेटाबेसेस होती है ऐप के अंदर, जो लोकली डेटाबेस होती है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट लाइक डेटा अक्रॉस द प्रोग्राम। और आप कांस्टेंट वेरिएबल, लाइक आपने एक बार कांस्टेंट वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया, तो आप कहीं पे भी एक एक्टिविटी में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, आप हर जगह उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक असाइनमेंट है, एक ये असाइनमेंट है, वो कह रहा है जी आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है ऐप नेम का, और एंड इट सेट टू योर फेवरेट ऐप नेम, और आपने फेवरेट ऐप नेम लाइक इंस्टाग्राम उसकी वैल्यू को सेट करना है। फिर जो है वो क्रिएट कह रहा है जी क्रिएट अ फंक्शन कॉल प्रिंट ऐप नेम, और आपने फंक्शन एक बनाना है प्रिंट ऐप नेम का, और आपने उसको, हाँ ये सिंपल है डैड, ये तीनों लाइनें ये कह रही हैं कि आपने एक मेथड बनाना है, कौन सा मेथड बनाना है, प्रिंट वाला, ठीक हो गया, प्रिंट ऐप नेम वाला मेथड बनाना है, और उस मेथड के अंदर आपने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके आपने लाइक इस तरह आपने अपना फेवरेट नेम को प्रिंट कर देना है, बस जस्ट सिंपल सा। बस आज का लेक्चर तकरीबन यही था। आज सर ये टाइमर भी दे रहे हैं, 3 मिनट रह गए हैं। और तेरी खैर हो, मेहरबानी हो, फिर 3 मिनट रह गए हैं तो हमारा लेक्चर भी हो ही गया है। कल नहीं दे तो रहा था ना, कल ग्लिच हाँ, आ गया था इसमें। हाँ आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हो गया सर। अच्छा एक मिनट, हम इसको करते हैं